हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जैक क्लास 10th का सेकेंड टर्मिनल का मॉडल क्वेश्चन। इसमें हम लोग सेट 1 को करेंगे। और फ्रेंड्स, सब्जेक्ट का बात करें तो ये है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अगर पूर्णांक के बारे में बात करें तो टोटल पूर्णांक कितना है, तो टोटल 40 है। ठीक है, फर्स्ट टर्मिनल में भी आप लोग का कितना पूर्णांक था, टोटल 40। और इस टर्मिनल में भी टोटल पूर्णांक आप लोग का है 40। और समय भी देखिए आपका 1.5 घंटा समय है। ठीक है, इसमें कुछ निर्देश दिया हुआ है, तो इस निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। आगे देखिए, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। इसमें टोटल प्रश्न आपका 19 है, टोटल 19 क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न 1 से प्रश्न 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम एक वाक्य में दीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक आपको कितना प्रश्न का उत्तर देना है, तो 5 प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 2-2 नंबर करके होगा। ठीक है, मतलब 2 नंबर वाला क्वेश्चन है। फिर आगे देखिए, प्रश्न 8 से प्रश्न 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 3 अंक निर्धारित है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें जो आपका प्रश्न होगा वो प्रश्न संख्या 8 से लेकर प्रश्न संख्या 14 तक आपको 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। और प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। फिर आगे देखिए, प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का मान 5 अंक निर्धारित है। तो इसमें भी ध्यान दीजिए, प्रश्न संख्या 15 से प्रश्न संख्या 19 तक इसमें आपको 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, प्रत्येक प्रश्न आपका 5 अंक करके होगा, 5 मार्क्स का होगा ये प्रश्न। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप इसे याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी जरूर करें, ताकि उसे भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर प्रश्न और यहाँ पर आंसर लिखा है। अपने हाथों से इसे टाइप करके यहाँ पर मैंने लिखा है, बहुत ही मेहनत लगा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें देखिए, पहला प्रश्न कहता है रेंडर पेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, रेंडर पेस्ट जानवरों की एक बीमारी का नाम है। आप इसे याद रखिएगा, रेंडर पेस्ट एक जानवर की बीमारी का नाम होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे देखिए, 2 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रारंभ हुई। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के मध्य में प्रारंभ हुआ। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। फिर आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है घरों में उपयोग की जाने वाली ऊर्जा संसाधनों के नाम लिखिए। तो देखिए, इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, कोयला, एलपीजी, जिसको हम लोग यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है इसका फुल फॉर्म, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। फिर आगे देखिए, लकड़ी आदि, ये सारे चीज क्या है, तो ये ऊर्जा संसाधन का नाम है। ठीक है, जो कि हम लोग घर में इसका उपयोग करते हैं। अब देखिए आगे 4 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, इसका उत्तर जो होगा ना, क्या हो, देखिए 28 दिसंबर 1885 में हुई और इसके संस्थापक M.O. ह्यूम थे। ठीक है, तो ये देखिए, याद रखिएगा इसको, इस डेट को, और इसके संस्थापक का भी नाम याद रखिएगा, M.O. ह्यूम थे। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 5 नंबर का प्रश्न। देखिए, इसमें कहता है लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखें। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिए, लोकतंत्र की 2 प्रमुख चुनौतियां हैं, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। ये दोनों को आप लिख लीजिए, जनसंख्या वृद्धि और अशिक्षा। इसके अलावे भी और आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 कहा था, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। फिर देखिए आगे, यहाँ 6 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है मुद्रा को परिभाषित कीजिए। बड़ा मजेदार प्रश्न है। ठीक है, मुद्रा कौन नहीं जानता, सब मुद्रा के ही पीछे आजकल भाग रहा है। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ से लिखिए फ्रेंड्स, मुद्रा धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय और विक्रय की क्रियाएं होती है। ठीक है, हम लोग कुछ भी सामान खरीदते हैं, उसको खरीदने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, तो मुद्रा की जरूरत होती है। ठीक है, तो कोई भी सामान खरीदने के लिए या फिर बेचने के लिए तो मुद्रा का ही जरूरत होता है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न। देखिए, इसमें कहता है उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिए, उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा लेना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। ठीक है, आप इसे कर लीजिए नोट। फिर आगे हम लोग देखेंगे 8 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका उत्तर लिखिए, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच युद्ध, वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रही है।
ठीक है, तो आप इसे कर लीजिए नोट। आगे अब हम लोग देखेंगे 9 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए। तो फ्रेंड्स आइए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, बेरोजगारी के भय से महिलाएं नए प्रौद्योगिकी का विरोध करते थे। स्पिनिंग जेनी के आने से उन्हें अपना रोजगार छिन जाने का भय सता रहा था, इसलिए ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले किए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, भारत के एक खाद्य फसल का नाम बताएं और उसे उगाने के लिए 2 आवश्यक भौगोलिक दशाओं को लिखें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, इसे उगाने के लिए 2 भौगोलिक परिस्थिति निम्नलिखित है। तो फ्रेंड्स यहाँ से लिखिए, पहला नंबर में उष्ण और आर्द्र जलवायु होना चाहिए, ठीक है, ये जरूरी है। आगे देखिए 2 नंबर में समतल भूमि होना चाहिए ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी इकट्ठे रहे। अगर समतल जमीन नहीं होगा तो वहाँ पानी ठहरना मुश्किल हो जाएगा, जिससे फसल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं हम लोग 11 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें कहता है राजनीतिक दल का क्या अर्थ होता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, लोगों का ऐसा संगठित समूह जो चुनाव लड़ने और राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है, उसे राजनीतिक दल कहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल का कुछ नीति और सिद्धांत होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अब देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है लोकतंत्र किस रूप में एक उत्तरदायी शासन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका उत्तर लिख लीजिए आप, लोकतंत्र में जनता खुद अपने सरकार का चुनाव करती है, इस प्रकार वह जनता के प्रति जवाबदेह और उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र में जनता सरकार के कार्यों की जानकारी लेती है तथा विरोधी दल सरकार की आलोचना भी करती है। इस प्रकार लोकतंत्र में एक जिम्मेवार सरकार का गठन होता है। तो ये हो गया इसका उत्तर, आप इसे नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देखेंगे 13 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता करता है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए, अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपना अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवा देते हैं, जहां से उन्हें ब्याज मिलता है और धन भी सुरक्षित रहता है। बैंक उस जमा राशि को ऋण देने के लिए प्रयोग करता है, जिससे जरूरतमंद लोगों को उचित दर पर ऋण मिल जाता है। इस प्रकार बैंक अतिरिक्त मुद्रा वाले लोगों और जरूरतमंद वाले लोगों के बीच मध्यस्थता करता है। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 14 नंबर का प्रश्न। देखिए इसमें क्या कहता है, देखिए इसमें कहता है विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखें। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए, विश्व व्यापार संगठन के 2 उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो इसका देखिए पहला नंबर में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। आगे देखिए 2 नंबर में पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इस पॉइंट्स को लिख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब आगे हम लोग देखेंगे 15 नंबर का प्रश्न। इसमें देखिए कहता है G77 देशों से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, G77 विश्व के 77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह है जो अपनी अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करने के लिए संगठित हुआ है। इनका उद्देश्य अपने संसाधनों पर नियंत्रण रखना, जिससे उन्हें आर्थिक विकास में सहायता मिल सके, कच्चे माल का सही दाम मिले तथा अपने तैयार वालों को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए अच्छी पहुंच मिले। संयुक्त राष्ट्र में यह विकासशील देशों के हितों की बात रखने वाला सबसे बड़ा गुट है। G77 ब्रिटेन वुड्स की संतानों की प्रतिक्रिया के रूप में भी देखा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है इसका उत्तर, आप इसे नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखेंगे 16 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 16 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की चुनौती क्या है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के समक्ष विस्तार की अनेक चुनौतियां हैं। लोकतंत्र के विस्तार की चुनौती का अर्थ ही होता है कि सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाया जाए और इसी उद्देश्य से विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को अपनाया जाता है। इस प्रकार सरकार की सत्ता को कई स्तरों पर बांट दिया जाता है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत बनाने के लिए वंश, लिंग, जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा, स्थान आदि के आधार पर भेदभाव मिटाने की चुनौती है। इसके लिए भारत ने अनेक प्रयास किए हैं। पंचायती राज्य की स्थापना की गई है। सत्ता में साझेदारी को विस्तृत करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो ये था इसका उत्तर, आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 17 नंबर का प्रश्न की ओर। इसमें देखिए कहता है एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर यहाँ से लिखिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है।
मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। व्यापार में तो मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है, क्योंकि मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में की जाती है, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है। मुद्रा के बिना राष्ट्रीय आय की गणना करना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। आगे अब हम लोग देखेंगे 18 नंबर का प्रश्न। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए 18 नंबर का प्रश्न में कहता है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है, क्यों? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर लिखिए, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्ज्वल है जिसके निम्नलिखित कारण है। तो यहाँ पर देखिए मैंने पहला कारण लिखा है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है जिसके कारण यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पॉइंट है, ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में सौर ऊर्जा तेजी से प्रचलित हो रही है। फिर आगे देखिए तीसरा पॉइंट, सौर ऊर्जा संयंत्र भारत के विभिन्न भागों में स्थापित किया जा रहा है जिससे प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है और यह पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। फिर आगे देखिए चौथा पॉइंट, हमें तेल या गैस का आयात करने पर हमें काफ़ी मात्रा में विदेशों में मुद्रा देनी पड़ती है। इसके स्थान पर सौर ऊर्जा का प्रयोग करने पर हम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विदेशी मुद्रा को बेचने सकते हैं, इसलिए इसका भविष्य उज्ज्वल है। ठीक है, फिर आगे देखिए पांचवा पॉइंट, देश में बेकार पड़े बंजर जमीन एवं सुदूर इलाकों में भी सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर का प्रश्न, और ये इस सेट का अंतिम प्रश्न है। इसमें देखिए कहता है, मानचित्र के आधार पर चावल मुख्य और गौण उत्पादक राज्यों के नाम लिखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए एक मानचित्र दिया हुआ है भारत का। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा है प्रमुख क्षेत्र और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है गौण क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सफ़ेद में जो है वो गौण क्षेत्र है। तो यहाँ पर देखिए जो जो राज्य आ रहे हैं सफ़ेद कलर में, वहाँ उस राज्य का नाम लिख लेना है। आप इसे अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, अपने से मैप से देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा इसका नाम, कौन कौन सा राज्य आ रहे हैं। और देखिए प्रमुख क्षेत्र में जो हरा हरा रंग का दिख रहा है यहाँ पर मानचित्र में, जो जो राज्य आ रहा है, ठीक है, उस राज्य का नाम लिख लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आज जैक क्लास 10th का सोशल साइंस का सेट 1 को कंप्लीट किए। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का नया वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि उसे भी इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।